हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस में। आज के लेक्चर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे मैं वो आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सबको दे दूँगी। स्टार्ट करते हैं आज की न्यूज़ से। कल इंडिपेंडेंस डे था। प्राइम मिनिस्टर ने कल स्पीच दी, उसमें क्या वर्ड कुछ हाईलाइट किए गए, जैसे कि वर्ल्ड वॉचिंग इंडिया अनस्टॉपेबल, मीन्स अब इंडिया आगे बढ़ता जा रहा है और ये दुनिया देख रही है। इसमें कुछ वर्ड्स हैं जो आपको अपने आंसर्स में या एसेज में यूज़ करने हैं। कौन से? परिवारजन, परिवारवाद, फाइट करप्शन, डायनेस्टी। ओके। द त्रिवेणी कौन सा है? डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी की। ठीक है, यानी कि हमें इन सबको साथ में लेके चलना है। विश्वगुरु मित्र, इंडिया एज अ गारंटी ऑफ स्टेबिलिटी एंड ट्रस्ट। विश्वमित्र कौन थे? विश्वमित्र से यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंडिया पूरे वर्ल्ड का मित्र है, दोस्त है, तो इंडिया से स्टेबिलिटी एंड ट्रस्ट की उम्मीद की जा सकती है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इन्होंने मणिपुर के इश्यू पे कल बात की है कि यहाँ पे कुछ काफ़ी दिनों से अब पीस वहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ है और सेंटर आगे सॉल्यूशन पे काम करने के लिए तैयार है, काम करेगी। ठीक है, इसमें क्या है, टेक डिसीजंस आफ्टर, ये वाली लाइन आपको एसेज में नोट करनी है, इसीलिए मैंने ये चीज़ें हाईलाइट की हैं ताकि आप सेम एज इट इज़ अपने ऐसे के लिए या जीएस पेपर 2 के आंसर के लिए या एथिक्स में आप अगर कोई केस स्टडी कर रहे हैं आप उसमें ये यूज़ कर सकते हैं। टेक डिसीजंस वन आफ्टर द अदर फॉर सर्वजन हितय, सर्वजन सुखय, द वेलफेयर ऑफ ऑल एंड द हैप्पीनेस ऑफ ऑल, अंडरलाइनिंग द त्रिवेणी। अब आपको त्रिवेणी भी ऐड करना है अपने आंसर्स में। क्या किस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है? डेमोग्राफी से सिर्फ जनता नहीं देखनी, हमें जनता की स्किल्स को भी डेवलप करना है। ओके। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को हमें स्ट्रेंथन करना है, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो एक दूसरे के प्रति अकाउंटेबल रहें, वो पीपल के प्रति अकाउंटेबल रहें। एंड डाइवर्सिटी, जो डाइवर्सिटी है हमारी कंट्री में, इतने सारे रिलीजन, इतनी सारी एथनिसिटी, लैंग्वेजेस, इन सब को भी हमें मेंटेन करना है। had potential to build the country for the next 1000 years। इसी की न्यूज़ को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि कॉलिंग देम, मतलब ऑपोजिशन को अटैक किया। इन्होंने क्या बोला? आपको ये पॉलिटिकल न्यूज़ नहीं ध्यान देनी, उन्होंने पॉलिटिकली क्या बोला वो ध्यान नहीं देना। आप उनके वर्ड्स को, बोले हुए वर्ड्स को आप लिख सकते हैं आंसर्स में। कौन सी? डायनेस्टिक पार्टीज़, यानी कि जो डायनेस्टी वाले पॉलिटिक्स है हमें उसे अवॉइड करना होगा जितना हो सके। विकृति, ये चीज़ें क्या डिस्टॉर्शन लेके आ रही हैं सोसाइटी में या फिर पॉलिटिकल जो इश्यूज़ हैं उसमें। ठीक है, ये परिवारवाद, ये सब हमें हटाना होगा। त्रिवेणी को ऑब्जर्व करते हुए बोला है, विल फुलफिल एवरी ड्रीम ऑफ इंडिया। ठीक है, डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, वट एवर वी डू, whatever step we take, whatever decision we take, it is going to determine our next 1000 years। ओके, अभी जो हम फैसले लेंगे ना वो बाद में एक बिल्कुल मजबूत इंडिया, एक स्ट्रेंथेंड इंडिया को इस्टेब्लिश करेंगे। नेक्स्ट है LAC, नो फॉरवर्ड मूवमेंट इन टॉक, बोथ एग्री टू रिजॉल्व इश्यू। जो चाइना इंडिया की मीटिंग हुई थी 19 समिट, उसमें क्या हुआ? उसमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लिए गए कि कॉन्फिडेंस रखना ज़रूरी है एक दूसरे के देश में। पॉलिटिकल डिस्प्यूट, यहाँ पे एक बाउंड्री डिस्प्यूट है इंडिया और चाइना का। LAC इशू, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसमें क्या है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को चाइना इलीगल कहता है। ठीक है, हमने जो बाउंड्री डिस्प्यूट है वो 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया है। वेस्टर्न का कौन सा है? वेस्टर्न, मिडिल। वेस्टर्न में आएंगे लद्दाख एरिया, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड किस में आएंगे? मिडिल में। यूके एंड हिमाचल प्रदेश कहाँ पे आएंगे? मिडिल में। बाकी ये आएंगे वेस्टर्न में, जो लद्दाख है वो आएगा वेस्टर्न में। ठीक है, और ईस्टर्न अपना कौन सा है? अरुणाचल वाला एरिया। ठीक है, अरुणाचल वाला एरिया ईस्टर्न है यहाँ पे। और जो वेस्टर्न एंड मिडिल में जो लाइन्स है वो कौन सी है? जॉनसन लाइन। और जो ईस्टर्न में लाइन ड्रॉ की गई है वो है MC मोहन लाइन। इसमें क्या होता है कि अगर हमें बाउंड्री डिस्प्यूट
को सॉल्व करना है ना, तो एक क्लियर कट बाउंड्री होनी ज़रूरी है। बट इन दोनों लाइंस में क्या है, क्लियर कट बाउंड्री नहीं है। कभी कभी नदियाँ अपना रास्ता चेंज कर लेती हैं, या वहाँ का टेरेन इतना मुश्किल है कि वहाँ पे बाउंड्री डिसाइड करना मुश्किल है, राइट। तो एक क्लियर कट बाउंड्री होनी ज़रूरी है, ताकि फ्यूचर में जो आने वाली सरकारें हैं, हम फिर इंडिया और चाइना में डिस्प्यूट ना खड़ा हो जाए, ठीक है। तो ये बाउंड्री सॉल्व अभी बिल्कुल इमीडिएटली नीड ऑफ द आवर यही है कि हम इसे सॉल्व करें। ये एडुकेट शेयरिंग ऑफ मिलिट्री इन्फॉर्मेशन हमें देनी पड़ेगी, जो अपने फ़ौजी लोग हैं वहाँ पे, ताकि दोनों मिलिट्री के बीच में कॉन्फ्रंटेशंस ना हो, ठीक है, लड़ाइयाँ ना हो, किसी की जाने ना जाए। ये सब स्टेप्स अभी लेने की ज़रूरत है, नेगोशिएट करने की ज़रूरत है हमें, तभी उससे ये जो डिस्प्यूट है वो सॉल्व हो पाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं क्या बात हुई है। कंटिन्यूइंग विद द वेरियस कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स टू रिड्यूस द ट्रस्ट डेफिसिट। ट्रस्ट डेफिसिट है बिटवीन टू साइड्स। कोई कहता है वो लोग हमारी बाउंड्री में आ गए, और वो लोग कहते हैं कि हम उनकी बाउंड्री में आ गए, ठीक है, ये ट्रस्ट डेफिसिट है। मेंटेनिंग अ सैंक्टिटी ऑफ बफर जोन, यानी कि जो बाउंड्रीज़ की स्क्रूटिनी है ना, हमें वो मेंटेन करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है टू मेक 2 करोड़ लखपति दीदीज इन विलेज ड्रोन ट्रेनिंग फॉर वुमेन। इसमें क्या है, अराउंड ₹13,000 to 15,000 करोड़ दिए जाएंगे पीपल को हु लिव इन ट्रेडिशनल स्किल्स। ट्रेडिशनल स्किल्स में जो काम करते हैं, जैसे कि बढ़ई हो गए, गोल्ड स्मिथ हो गए, वॉशरमैन हो गए, बार्बर्स हो गए, हु वर्क विद द टूल्स विद देयर ओन हैंड्स, यानी कि जो आर्टिस्ट वगैरह हो गए ना, उन सबको क्या करना है, एक पुश दे रही है, उन्हें एक कुशन प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट, ठीक है। टुडे 10 करोड़ वुमेन आर एसोसिएटेड विद द वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ काफ़ी आपने गाँव की वुमेन को देखा होगा, किसी ना किसी काम में सम्मिलित है, जैसे कि आंगनवाड़ी, दवाइयाँ प्रदान करना, ठीक है। अब क्या ड्रीम है इनका कि 2 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे, कि एक साल में उनकी 1 लाख आय रहेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट देख लेते हैं। $3 बिलियन इन 2014 आयुष सेक्टर। आयुष सेक्टर कौन सा है, आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। इसमें क्या होता है, ये देखिए 3 बिलियन था, जस्ट 3 बिलियन था 2014 में, एंड अब क्या हुआ है 24 बिलियन इन 2023। इट डज मीन ना कि हम आगे बढ़े हैं आयुष सेक्टर में, जो अपना हेल्थ केयर सेक्टर है, ठीक है। WHO ट्रेडिशनल समिट इस बार कहाँ होने वाला है, गांधीनगर, गुजरात में होने वाला है, ठीक है। उसमें क्या होगा, सारे स्टेक होल्डर्स पार्टिसिपेट करेंगे। More than 90 countries will attend the meeting, which will be a प्लेटफॉर्म फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स। पॉलिसी मेकर्स होंगे उसमें, अकेडमिक्स होंगे, रिसर्चर होंगे, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन होगा उसमें, टू शेयर बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड एविडेंस, डाटा एंड इनोवेशन, ठीक है। वो जो रचनात्मक क्रियाएं होती हैं उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। नेक्स्ट ये वही लखपति दीदी सेल्फ हेल्प ग्रुप को बढ़ावा देना, ओके आगे चलते हैं। कोई और न्यूज़, आपको न्यूज़ की यूटिलिटी देखनी है कि वो आप अपने GS पेपर्स में एंड एसेस में कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला देखते हैं, जुडिशरी की चैलेंजेस टू रिमूव बैरियर्स टू एक्सेस जस्टिस, यानी कि जो न्याय पाने के रास्ते में जो रोड़े आ रहे हैं ना, उनको हटाना ही जुडिशरी का एक की चैलेंज है, जिसके लिए जुडिशरी काफ़ी इनोवेशंस भी कर रही है, लाइक कोर्ट्स, टेक्नोलॉजी का सहारा भी ले रही है। चैलेंजेस देखते हैं जुडिशरी के। जुडिशरी का चैलेंज क्या है, सबसे पहले तो वैकेंसीज़ हैं। वैकेंसी अराउंड 35% ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में ना, कोर्ट्स में जो जजेस की जो वैकेंट है, सीट्स वैकेंट है, ठीक है। आपने सुप्रीम कोर्ट में देखा होगा 33 में से सिर्फ 4 वुमेन जज हैं, यानी कि इंक्लूसिव भी नहीं है, जेंडर इंक्लूसिव नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक जेंडर बायस, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कहीं ना कहीं रहता है, ठीक है। इंक्लूसिव, जेंडर इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है कि LGBTQIA+ के भी आप एलिजिबल कैंडिडेट्स को, आप एलिजिबल जो क्वालिफाइड है, आप उन्हें जजेस की पोस्ट दे रहे हैं, तब वो जाके इंक्लूसिव बनेगा, राइट, ठीक है। तो और इसमें चैलेंजेस क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर,
इंफ्रास्ट्रक्चर, वुमेन का बहुत कम पार्टिसिपेशन है। पेंडेंसी ऑफ केसेस है, यानी कि अंडर ट्रायल्स बहुत है, लोग वेट करते हैं कि हमारी चांस कब आएगी। बिल्कुल कोर्ट बर्डन है काम से। सबऑर्डिनेट कोर्ट को अगर हम सुधार दे देना, यहाँ पे बॉटम अप अप्रोच हमें लेनी होगी। अगर हम सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का हम सुधार करें तो अपने आप क्या होगा, धीरे धीरे जो हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट का वो मतलब बर्डन कम होगा, डेली का काम कम होगा, पेंडेंसी ऑफ केसेस कम होंगी और लोगों को न्याय मिल पाएगा। सिर्फ वही केसेस ऊपर तक जाएं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक जाएं, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट से सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, या कुछ मतलब मिसकैरेज ऑफ जस्टिस नहीं होना चाहिए, राइट, और बर्डन भी नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना है, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है ना, उन्हें एम्पावर करना होगा। उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर, उन्हें जुडिशियल पर्सनल्स चाहिए, ठीक है। इंक्लूसिव हमें वहाँ पे भी इस्टेब्लिश करना है जितना सुप्रीम कोर्ट में ज़रूरी है, राइट। तो ये सारे कुछ चैलेंजेस है। एक और चैलेंज है कि जब जजेस अपॉइंट किए जाते हैं या सीजीआई अपॉइंट किए जाते हैं ना, वो एक ओपेक सिस्टम, कोलेजियम सिस्टम के द्वारा हो रहा है, जो जजेस आपस में मिलके कर लेते हैं, ठीक है। उन्होंने एनजेक यानी कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को भी उन्होंने खारिज कर दिया था कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये जजेस की सुप्रीमेसी को कम करेगा। सुप्रीमेसी नहीं, एक्चुअली ट्रांसपेरेंसी को, या फिर आपकी जो इंडिपेंडेंस है जुडिशरी की, उस पर थोड़ा हार्म करेगा। ये कह के उन्होंने ये वाला कमीशन की जो एप्लीकेशन रखी गई थी बेसिकली, वो खारिज कर दी गई थी, ठीक है। तो कुछ चैलेंजेस ज़रूरी हैं टैकल करना जुडिशरी में, अगर एक जस्ट एंड इक्विटेबल सोसाइटी हमें इस्टेब्लिश करनी है तो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला आप अपने जीएस पेपर 4 में एज एन एग्जाम्पल कर सकते हैं नोट। अंडर पीएम जन आरोग्य योजना ₹6.9 करोड़ पेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डेड पेशेंट्स, यानी कि लोअर इम्प्लीमेंटेशन पे लूप होल्स आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इम्प्लीमेंटेशन में कितनी खराबी है। डेड पेशेंट्स के ट्रीटमेंट में 6.9 करोड़ रुपीस गायब हो गए। कितनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है ये जो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में, ठीक है। ये आपको नोट करना है अपने जीएस पेपर 4 के लिए, जो मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड होता है उसमें। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो, दिस रेप मॉलेस्टेशन एक्यूज्ड वॉन्ट बी कंसिडर्ड फॉर गवर्नमेंट जॉब। ये छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं जो भूपेश बाघेल, इन्होंने कहा है। ये आप एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं कि जैसे जो सरकारें हैं ना अलग अलग राज्यों की, वो कैसे इनिशिएटिव्स ले रही हैं ताकि क्राइम अगेंस्ट वुमेन को, रेप एंड मॉलेस्टेशन अगेंस्ट वुमेन को कम किया जाए, ठीक है। ये आपको नोट कर लेना है एक एग्जाम्पल के तौर पे, आपको सिर्फ यही एक लाइन नोट करनी है, ठीक है, पूरी न्यूज़ नहीं यहाँ पे। नेक्स्ट ये वाला भी आप अपने जीएस पेपर 4 में एंड एसए में एम्पैथी का एग्जाम्पल दे सकते हैं, डेडिकेशन टुवर्ड्स पब्लिक दे सकते हैं। बिफोर स्वच्छ भारत देयर वाज सुलभ, हिज पैशन फॉर कॉज फॉर सैनिटेशन। ये इनकी डेथ हो गई है। इन्होंने स्वच्छ भारत से पहले सुलभ के लिए बहुत काम किया था। कौन थे? बिंदेश्वर पाठक, ठीक है। बिंदेश्वर पाठक नोटेड सोशल रिफॉर्मर थे, फाउंडर। वो एथिक्स में अपना होता है ना कि उसमें लिखते हैं जितने भी सोशल रिफॉर्मर्स हैं या लीडर्स हैं उनके एक लीडिंग एग्जाम्पल्स लिखते हैं, राइट। उसमें ये डाला जा सकता है एग्जाम्पल। फाउंडर ऑफ सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हु चैम्पियनड द सोसाइटी द कॉज ऑफ सैनिटेशन बाय बिल्डिंग over 10,000 पब्लिक टॉयलेट्स अक्रॉस द कंट्री। 10,000 पब्लिक टॉयलेट्स को बनाने में इनका काफ़ी योगदान, या एक लीडिंग पर्सनालिटी रहे हैं। स्टार्टेड द सुलभ मूवमेंट 1970 में स्टार्ट किया था। डेडिकेटेड हिज लाइफ टू इरेक्टिकेटिंग मैनुअल स्कैवेंजिंग। मैनुअल स्कैवेंजिंग होता है जो ह्यूमन फिगर्स को हैंड से मैनेज किया जाता है, राइट। एंड स्प्रेडिंग अवेयरनेस ऑन सैनिटेशन, स्वच्छता पे, शौच पे इन्होंने काफ़ी अवेयरनेस फैलाई है। ही वॉज क्रेडिटेड विद द डिज़ाइनिंग एंड पॉपुलराइजिंग द लो कॉस्ट ट्विन पिट फ्लश टॉयलेट वाइडली कंस्ट्रक्टेड अंडर द जो ट्विन पिट
टॉयलेट्स है ना, फ्लश टॉयलेट्स हैं, ये इन्होंने बिल्कुल डिज़ाइन किया था या पॉपुलराइज़ किया था, ठीक है। जो स्वच्छ भारत मिशन में अब जो बिल्ड किए जा रहे हैं ना, इसकी स्टार्टिंग इन्होंने की थी, ठीक है। तो ये इसका एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं, एम्पैथी, और एक लीडिंग एग्जाम्पल। कोई चीज़ अगर आप लीड करते हुए दिखाए ना, तो आप इनका एग्जाम्पल वो लिख सकते हैं एथिक्स में। देखते हैं एडिटोरियल, अ स्लिपरी स्लोप। यहाँ पे जो हिमालयाज़ में जो आजकल आपदा आई है, बाढ़ की, लैंडस्लाइड्स की, स्पेशली इन हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, ठीक है, इसमें बताया जा रहा है कि अगर आपको डेवलपमेंट करना है ना उन एरियाज़ का, तो वो भी आपको प्लान करके करना पड़ेगा, क्योंकि हिमालयाज़ ना इकोलॉजिकली फ्रेजाइल है मीन्स वल्नरेबल है, ठीक है। आपका एक भी स्टेप ना वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को, वहाँ के पीपल को, वहाँ की हिमालयाज़ को इफ़ेक्ट करेगा। अकॉर्डिंग टू द इसरो ने जो लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया निकाला था, ऑल 12 डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल आर सस्पेक्टेबल टू लैंडस्लाइड, ये देख रहे हैं। बट द स्लोप सीम टू हैव बिकम मोर अनस्टेबल इन रिसेंट ईयर्स। इसका मतलब क्या है कि डेवलपमेंट जो हो रहा है वो अनप्लान्ड है, अनऑर्गेनाइज्ड है। इसमें क्या है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट भी आपको ध्यान देना होगा कि अगर आप कोई डेवलपमेंट मेजर वहाँ पे ले भी रहे हैं, तो आपको पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़, जो रिस्क एसोसिएटेड है, उन सब का पता लगा के करना होगा, राइट। देयर इज़ ऑल्सो नो डाउट दैट द शॉर्ट बट इंटेंस बर्स्ट ऑफ रेनफॉल, आपने ये देखा होगा कि जो हिमालयाज़ के जो एरियाज़ है, हिमाचल प्रदेश हो गया या उत्तराखंड हो गया, यहाँ पे एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है। एवरेज टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है। छोटे से समय में, कम समय में इतनी ज़्यादा रेनफॉल हो जाती है, बादल का फटना तक हो जाता है, बिकम्स फ्रीक्वेंट इन द स्टेट, लाइक उत्तराखंड चमोली डिस्ट्रिक्ट, पिथौरागढ़ इज़ फेमस फॉर लैंडस्लाइड्स, ठीक है। मतलब हालत ये है, like in several parts of the country, but ecologically insensitive development has compromised Himachal's capacity to withstand inclement weather। यानी कि जो अनप्लान्ड इनसेंसिटिव डेवलपमेंट आप वहाँ पे चला रहे हैं ना, वो हिमालयाज़ के लिए कितना घातक है, वो अभी आप सोच भी नहीं पा रहे हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। ये टर्निंग द डेफ ईयर टू हिमालयाज़, यानी कि जो टूरिज़्म सेक्टर आप कहते हैं कि इकोनॉमी के लिए बहुत बेनिफिशियल है, अगर आप उसे रेगुलेट नहीं करेंगे ना, तो प्रॉब्लम्स इतनी हो जाएगी कि देखने को मिल ही रही है आजकल, सब कुछ डूब रहा है, सब कुछ टूट रहा है, ठीक है, हिली एरियाज़ में। लैंडस्लाइड्स ऑन हाईवेज, washed out bridges seems to have made a little impact on economic planning in Himachal Pradesh and Uttarakhand. It looks as if the tussle is between discourses. On one side of the discourse of development, tourism is being central, यानी कि जो हिली एरियाज़ है, हिल स्टेशंस है, हम उसे क्या टूरिज़म के लिए यूज़ तो कर रहे हैं, पर उसका जो इम्पैक्ट हो रहा है वो ज़्यादा घातक है या नुकसानदेह है। इसमें क्या है, जो टूरिस्ट होते हैं ना, वो उनकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इको टूरिज़म को कंडक्ट करें। जैसे कि क्या है इसमें, द टूरिस्ट पर्सनैलिटी इंक्रीजिंगली कन्फर्म्स टू वो स्टेरोटाइप, आई एम ट्रैवलर, मैं ट्रैवल करता हूँ या इतनी जगह मैं घूमने जाता हूँ, पर उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, आप उस पर आप नेगेटिव साइड पे नहीं देख रहे हैं, आप पॉजिटिव, आप अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के लिए देख रहे हैं, राइट। They are seen as people determined to have fun, providing them luxurious access to regarded as a part of hospitality। आपने देखा होगा बिल्कुल, होटल्स इतने लग्जीरियस होते हैं, अब होटल्स हो रहे हैं, वहाँ पे गार्डन बनते हैं, तो वो चीज़ क्या कर रही है, वो कहीं ना कहीं लैंडस्लाइड को बढ़ावा दे रही है, ठीक है। Even in pilgrimage site where difficult access was a price valued until recently, pilgrimage sites में भी आपको बिल्कुल हॉस्पिटैलिटी, बिल्कुल लग्जीरियस होटल्स मिल जाएंगे। रिवर्स आर द अल्टीमेट ड्रेनेज, जो यमुना के आसपास जो बिल्कुल बेड तक वहाँ पे बस्तियाँ वो जो बस गई है ना, वो हार्म कर रही है किसे, जो रिवर की उनकी कैरिंग कैपेसिटी है ना, वो कितना पानी वो कैरी कर सकते हैं अपने आप में, उसको वो हार्म कर रही है, जिस वजह से फ्लड की सिचुएशन ज़्यादा डेंजरस हो रही है, ठीक है। चलते हैं आगे।
वर्ल्ड में से कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं थी जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो। ये देखते हैं एक्सप्लेन पेज पे विथ सेक्शन 377 गॉन। वाई सम फियर मैन माइट लूज प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेप। आपने एक न्यूज़ सुनी होगी कि 4 वुमेन ने मिलके एक मैन का रेप कर दिया, राइट। उसमें क्या होता है, एक वुमेन के साथ साथ ना मैन को भी प्रोटेक्शन चाहिए अगेंस्ट सेक्सुअल असॉल्ट, राइट। इसमें क्या होता है, सेक्शन 377 क्या कहता है, अगर कोई मैन मतलब जो ऑर्डर के अगेंस्ट अगर वो इंटरकोर्स करता है ना, मैन हो, मैन वुमेन या एनिमल के साथ, तो क्या होता है वो पनिशेबल होता है। इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ होगा या फिर 10 साल के लिए होगा, कुछ फाइन के साथ भी, ठीक है। इसमें क्या था, ये LGBTQ मैन विद मैन वाला जो इंटरकोर्स है उसके लिए ये हार्मफुल था 377। इसमें क्या हुआ, आफ्टर अ लॉन्ग लीगल बैटल इसमें डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया। जो गे सेक्स कपल्स थे ना, वो उनका डीक्रिमिनलाइजेशन हो गया कि वो साथ में रह सकते हैं। इसमें क्या हुआ, तो सेक्शन 377 को इरेशनल, इनडिफेंसिबल एंड मैनिफेस्टली आर्बिट्रेरी कंसीडर किया गया, ठीक है। संहिता क्या कहता है, इट इज़ बिकॉज द ऑफेंस ऑफ रेप एज डिफाइंड इन द प्रपोज संहिता इज जेंडर्ड। जेंडर्ड मतलब क्या होता है, आपने किसी लिंग पर आधार कर दिया है, विच कौन सा लिंग है, वुमेन, विच मीन्स दैट कमिटेड बाय अ मैन अगेंस्ट अ वुमेन, यानी कि अगर कोई मैन वुमेन का रेप करता है तो वो पनिशेबल है। और जबकि ये सेम प्रोटेक्शन मैन को भी चाहिए, राइट। इंक्लूसिव होना चाहिए, इक्विटेबल होना चाहिए लॉ, विच मैंशंस carnal intercourse against the order of nature with any man। और ये 377 के क्या हुआ, थोड़ा सा ऑपोजिट है। 377 क्या है, एक जेंडर न्यूट्रल है, वो मैन को भी कंसीडर कर रहा है, वुमेन को भी कंसीडर कर रहा है और एनिमल को भी। वहीं न्याय संहिता जो अपना BNS है, भारतीय न्याय संहिता, क्या कहता है कि आप अगर कोई मैन वुमेन का रेप करे तो वो पनिशेबल है। तो कोई सा भी कानून हो, ये हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो इक्विटेबल एंड जस्ट सोसाइटी को इस्टेब्लिश करे, किसी के प्रति डिस्क्रिमिनेटरी ना रहे, राइट। सेक्शन 307 309 रिमूव्ड बट अटेम्प्ट टू सुसाइड इज स्टिल पनिशेबल। एक अटेम्प्ट टू सुसाइड था ना, कि अटेम्प्ट टू सुसाइड पनिशेबल है आर्टिकल 309 में, सेक्शन 309 में IPC के। अब क्या हुआ, मेंटल हेल्थ केयर बिल जब आया था तो सेक्शन 309 कुड बी यूज्ड टू पनिश अटेम्प्टेड सुसाइड ओनली एज एन एक्सेप्शन रखा गया है यहाँ पे। संहिता में क्या पोजीशन दी गई है, अगर कोई अटेम्प्ट करता है या धमकी देता है कि मैं अपना सुसाइड कर दूंगा, किसी पब्लिक ऑफिशियल को उसकी ड्यूटी परफॉर्म करने से रोकने के लिए, जैसे कि आपने देखा होगा फार्म लॉज जब आए थे, तो जब पुलिस ऑफिशियल्स अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे थे या अरेस्ट कर रहे थे कुछ प्रोटेस्टर्स को, कुछ वायलेंट प्रोटेस्टर्स को, तब क्या हुआ था, कुछ लोगों ने स्वयं की ही जान ले ली, राइट। कि मतलब वो होता है ना कि अटेम्प्ट टू किल सेल्फ, खुद की ही जान लेने की कोशिश करी। वो पुलिस ऑफिशियल को डरा रहे थे, धमका रहे थे कि तुम इसे अरेस्ट नहीं कर सकते। तो इट डज मीन ना कि वो ड्यूटी नहीं करने दे रहे हैं पुलिस ऑफिशियल को या किसी पब्लिक ऑफिशियल को। इसमें क्या होगा, ये एक्ट पनिशेबल है। नेक्स्ट, इंडिया एंड रशियाज मून मिशन। इसमें कुछ कंपैरिजन बताया गया है। रशिया का भी एक क्या लूना 25 गया है मून पे, तो वो हमसे पहले पहुंच जाएगा, उसके कुछ रीजंस है, ठीक है। क्या रीज़न है, लूना dawn at its landing sites is earlier, 1 lunar day is equal to 14 earth day। हम 1 lunar day वहाँ पे रहेंगे और वो पूरे 1 साल तक का रहेगा, ये इसमें एक डिफरेंस बताया गया है। लूना 25 के पास रोवर नहीं है, हमारे पास रोवर है, ठीक है, मूविंग अराउंड 500 मीटर्स। द इंडियन मिशन हैज़ ऑल्सो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट टू स्टडी द लूनार सॉइल वाटर। हमने क्या सोचा है कि हम सदर्न पोल है, जो सदर्न पोल है, हम वहाँ पे क्या करेंगे, अपने रोवर को रखेंगे ताकि वो क्या करेगा,
लैंडर एक्चुअली लैंडर को रखेंगे ताकि वो कुछ कुछ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स उसमें लगाए गए हैं ताकि वो वहाँ की सॉइल को, मिट्टी को, पानी को इंस्पेक्ट कर सके। ठीक है। ऑन बोर्ड द रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपोसेंसिटिव आइनोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर रंभा हैज़ अ लैंगम्यूर probe used to study properties of electrons and ions। ठीक है। ये हमारा वाला ना ऐसा जाएगा जैसे आपने मॉम मूवी देखी होगी ना, फ्यूल को जब सेव करने की कोशिश जब करी जाती है तो फ्यूल का झटका यहाँ से दिया जाता है, ये ऐसे ऐसे उड़ता है। फ्यूल का झटका बार बार दे के हम थोड़ा सा फ्यूल उस समय बंद कर देते हैं और अचानक से इसे भेज दिया जाएगा मून पे। वहीं रशिया के साथ क्या हो रहा है, इसने एक राउंड लगाया और अचानक से भेज दिया गया मून पे। तो ये वाला जल्दी पहुंचने के चांसेस हैं इसमें। ठीक है, क्योंकि हम अपना फ्यूल यहाँ पे सेव करने की कोशिश कर रहे हैं, बजट जो एक्सपेंसेस है उसे कम कर रहे हैं। एंड यहाँ पे सेम हुआ था मार्स ऑर्बिटर मिशन में भी, जो मॉम आपने मूवी देखी होगी अक्षय कुमार की, उसमें भी यही था। ठीक है, चलते हैं आगे। क्या हो रहा है इसमें? हाँ, तो ये क्या था कि हमने अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर लगाया है, विल डिटरमाइन द कॉम्पोजिशन ऑफ एलिमेंट्स सच एज मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टाइटेनियम, आयरन इन द लूनार सॉइल। ठीक है, मेन डिफरेंस क्या है, इंडियाज़ मिशन इज़ टू बिल्ड लास्ट ओनली वन लूनार डे, यानी कि हमारा जो मिशन है वो 14 डेज तक काम करेगा। ठीक है, दिस इज़ बिकॉज इट डज़ नॉट हैव हीटिंग मैकेनिज्म। जब चांद पे जब रात हो जाती है तो वो काफ़ी ठंडा हो जाता है। ठीक है, उससे डील करने के लिए हमारे पास कोई हीटिंग मैकेनिज्म नहीं है। रशियन मिशन विल वर्क फॉर अ ईयर, वो 1 साल के लिए काम करेगा क्योंकि उनके पास हीटिंग मैकेनिज्म भी है एज वेल अ पावर सोर्स अदर देन सोलार पैनल्स। ठीक है, सोलार पैनल्स के साथ साथ उनके पास पावर सोर्स भी है। ये देखते हैं कि रेड फोर्ट कैसे बना, कि यहाँ पे कैसे एक वेन्यू बना कि यहाँ पे हर 15 अगस्त को या स्वतंत्रता दिवस के दिन झंडा फहराया जाएगा। कैसे, अंडर द दिल्ली सल्तनत Delhi became the first time the capital from where a large part of North India was ruled। ठीक है, सल्तनत के टाइम पे हुआ था, याद आ रहा है, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक। वाइल द फर्स्ट मुगल एम्परर, जो फर्स्ट मुगल एम्परर कौन थे, बाबर थे, उन्होंने कैपिटल दिल्ली को एज अ कैपिटल ऑफ हिंदुस्तान की राजधानी घोषित कर दिया था। शाहजहाँ के अंदर कैपिटल को फिर से एक रिकॉग्निशन मिला दिल्ली को। सिटाडल, रेड फोर्ट बना, बिकम द रेजिडेंस ऑफ एम्परर। जो रेड फोर्ट था शाहजहाँ के टाइम पे वो उनका घर बना, वो उनका महल बना। स्पॉय म्यूटिनी, पहले क्या हुआ था, ब्रिटिशर्स ने ध्यान नहीं दिया था दिल्ली की तरफ, वो कैलकाटा, मद्रास जैसे जो रेजिडेंसीज थे वहाँ पे ध्यान देते थे, प्रेसिडेंसीज, राइट। स्पॉय म्यूटिनी के बाद दिल्ली से हमने बहादुर शाह जफ़र को क्या किया, लीडर घोषित कर दिया था। ठीक है, उसमें क्या हुआ, तब से इन्हें लगा कि जब एक 1857 की जब वॉर दिल्ली से स्टार्ट हो सकती है तो दिल्ली सोचो कितना इम्पोर्टेंट है हम सब के लिए। फिर इन्होंने दिल्ली को रिकॉग्नाइज़ करना वहाँ से स्टार्ट किया। फिर दरबार हुए दिल्ली में 1877, 1903, 1911। इसमें क्या था, जब बंगाल का पार्टीशन उन्होंने रोक दिया था 1911 में, है ना, तो यहाँ पे एक दरबार हुआ था जिसे कहते हैं दिल्ली दरबार। यहाँ पे दिल्ली को कैपिटल रख दिया गया था। पहले क्या थी कैपिटल, ढाका, पहले ढाका थी, अब वो कैपिटल रख दी गई थी दिल्ली। ओके, ब्रिटिश शिफ्टेड देयर कैपिटल फ्रॉम दिल्ली फ्रॉम कैलकाटा, मतलब दिल्ली को वो जो कैपिटल शिफ्ट कर दी थी कैलकाटा से। ठीक है, तो इसीलिए ये एक INA ट्रायल भी होता है ना, जहाँ पे हमारे जो देश के लीडर्स थे वो सारे जो पब्लिक ऑफिशियल्स थे उस टाइम पे, जिन्होंने रिवोल्ट कर दिया था ब्रिटिशर्स के खिलाफ, इंडियन नेवी रिवोल्ट,
उसमें जो पब्लिक ऑफिशियल्स का जो ट्रायल चल रहा था रेड फोर्ट में, वहाँ पे भी इन्होंने प्रोटेस्ट किया था। सो रेड फोर्ट वहाँ से क्या बना, एक इम्पॉर्टेंट वेन्यू बना, और जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार रेड फोर्ट पे झंडा फहराया। तो तब से रेड फोर्ट ही एक कन्वेंशन टाइप बन गया कि रेड फोर्ट पे ही झंडा फहराया जाएगा। तो आज की न्यूज़पेपर में था बस इतना ही। मिलते हैं कल। आज के लेक्चर से रिलेटेड जो पीडीएफ्स होंगे या जो मेंस के क्वेश्चंस होंगे, मैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूँगी, देख लीजिएगा वहाँ से। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।